हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड लिस्ट द एसेंशियल अमाइनो एसिड, गिव देयर बायोलॉजिकल रोल्स। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन देखें, कभी डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं। दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी इसका मतलब ये जो अमाइनो एसिड हैं इन्हीं से मिल के एक प्रोटीन बनता है। यानी बहुत सारे जब अमाइनो एसिड मिलते हैं तब जाके प्रोटीन का निर्माण होता है, एक प्रोटीन बनता है। इसको समझिए ईंट की तरह, जैसे कि आप घर बनाते हैं तो उसमें ईंटों को यूज करते हैं, तो बहुत सारे ईंट लगाते हैं तब जाके आप एक घर बना पाते हैं। ऐसे ही क्या है, बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ जुड़ते हैं तब जाके एक प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब ये खुद किसके बने होते हैं? जो ये अमाइनो एसिड हैं, मेड अप ऑफ कार्बन, ये कार्बन के, हाइड्रोजन के, अमाइनो ग्रुप के या अमाइन ग्रुप के, और कार्बोक्सिल ग्रुप के, और आरएनए एक वेरिएबल ग्रुप, ये सारी चीजें मिला के फिर एक अमाइनो एसिड बनता है। ठीक है, अब ये कि एक कार्बन होगा तो यहाँ बीच में इसको कार्बन होता है, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, अब इसमें एक साइड में क्या होगा, NH2 जो है ये जुड़ा रहेगा, एक साइड में आपका COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक, और एक साइड में आपका हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। ठीक, एक साइड में मान लीजिए आपने ऊपर हाइड्रोजन जोड़ दिया, इधर कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया, इधर NH2 जोड़ दिया। ठीक है, अमाइन ग्रुप जोड़ दिया, और फिर नीचे एक साइड बचा उसको बोलते हैं वेरिएबल ग्रुप, जहां पे आप R लगा के रखते हैं। अब वो R की जगह पे अलग अलग क्या ग्रुप्स जुड़ते रहते हैं, और उन्हीं ग्रुप्स के जुड़ने की वजह से जो क्या कहते हैं अमाइनो एसिड का नेचर है वो भी बदल सकता है। इसके अलावा और भी दूसरे चेन वगैरह जुड़ सकते हैं, यानी कुछ और आगे दूसरी जगहों पे भी जुड़ जाता है, उसकी वजह से भी उसका नेचर बदलता है। यानी वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, बेसिक नेचर का हो जाता है, एरोमेटिक नेचर का हो जाता है। तो वो सब कैसे होता है? या तो ये R ग्रुप जो है वो बदल रहा है, या तो फिर क्या कहते हैं और कोई चेन आके इसमें जुड़ जा रहा है, तो इनके जुड़ने की वजह से अब इनका जैसा नेचर होता है उसके हिसाब से अमाइनो एसिड को मतलब क्लासिफाई किया जाता है केमिकल नेचर के बेस पे। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखी है केमिकल नेचर के बेस पे अमाइनो एसिड की, लेकिन जो पूछता है एग्जाम के अंदर वो ये नहीं होता है। ये अभी आप याद कर लीजिएगा, कभी केमिकल नेचर के बेस पे पूछ ले, लेकिन अगर नॉर्मली पूछे टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड तो आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये वाला देना है। तो इस हिसाब से दो तरीके का होता है अमाइनो एसिड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो एक होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब ये क्या होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड? दिस अमाइनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड इनको बोला जाता है, वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, इसीलिए उनको एसेंशियल बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर जो अमाइनो एसिड आते हैं वो एसेंशियल नहीं है, वो भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन खाना जो हम लोग खाते हैं उसके अंदर इसको लेना जरूरी नहीं होता है, और इसको खानों के अपने डाइट के अंदर, अपने खाने के अंदर इनको लेना जरूरी होता है, इसलिए कि हमारा बॉडी इनको नहीं बना पाता और इनको बना लेता है। ठीक है, कभी ऐसा फर्क भी पूछ लेता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। समझिए तकरीबन 20 अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को। ठीक है, उनमें से क्या कहते हैं 10 ऐसे हैं जो एसेंशियल हैं, यानी जिनको हमको बाहर से लेना है, और 10 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद में बना लेती है अलग अलग चीजों को मिला के। ठीक, अब इसमें भी अगर और डीपली जाते हैं तो फिर उसमें से 8 एसेंशियल हो जाते हैं, 2 सेमी एसेंशियल हो जाते हैं, तो इतना डीप आपको जाना नहीं है। ठीक, तो ये आप फर्क समझ गए एसेंशियल और क्या कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे कभी पूछ लेता है कि एनलिस्ट, यानी उनके पूरी बताइए, एनलिस्ट करिए एसेंशियल अमाइनो एसिड के, यानी पूरी वो एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं उनके नाम बताइए। तो यहाँ पे उनके सारे नाम हैं, इनको आप कैसे याद करेंगे? तो एक बार तो इनको याद करिए, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो फॉर्मूला आपको एक दे रखा है, एक ट्रिक दे रखा है, VIP हॉल में TT, ठीक है ना। तो V से हो जाता है आपका वेलिन, फिर I से हो जाता है आइसोल्यूसिन, फेनाइल एनालिन, इस तरीके से आप पूरा याद कर लीजिएगा। हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन। तो ये सारे हो गए एसेंशियल अमाइनो एसिड।
अगर आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम है तो इनको भी याद कर लीजिएगा। तो कभी कभी इनके बारे में भी पूछ लेता है जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो एक्स्ट्रा तो इनको याद कर लीजिएगा, वरना इनको याद करके आगे जो दूसरी चीजें उनको याद करिएगा। अब बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, यानी हमारी बॉडी के अंदर ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या जरूरत होती है। तो सबसे पहले है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है। तो प्रोटीन बनाने में ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे काम करते हैं। क्या ये दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स हैं। ठीक है, ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन, जब आदमी लंबे समय तक भूखा रहता है, और क्या कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर है, जब वो खत्म हो जाता है फिर हमारी बॉडी क्या है इनसे, यानी फिर हमारी बॉडी प्रोटीन से एनर्जी बनाना शुरू करती है। तो प्रोटीन किसके बने हैं, अमाइनो एसिड के बने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर अमाइनो एसिड से एनर्जी का फॉर्मेशन होने लगता है। उसके बाद सम ऑफ देम आर यूज्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन प्रोटीन, क्लासिफाई देम एंड राइट द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन एंड बायोलॉजिकल रोल्स, यानी फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाई मोलिक्यूलर वेट मेड अप ऑफ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड। आपने पढ़ा ना कि अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो प्रोटीन क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका के मोलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात, इनका मोलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, यानी ये समझिए कि बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके ये बना होता है। ठीक है, और मेड अप ऑफ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड, और बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं, और उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है ना, क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। कभी एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में अमाइनो एसिड बहुत सारे जुड़े रहते हैं, और जब बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, या आप छोटा सा डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलीमर कंपाउंड्स। डिटेल पढ़ना है तो आप डिटेल वीडियो जाके देख सकते हैं। डिटेल वीडियो मैंने पढ़ा रखी, एक एक चीज को वहां पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब इसमें इतना टाइम नहीं है कि हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूं, इसलिए कि अभी एग्जाम चल रहे हैं और एक ही दिन के अंदर समझिए मुझे 2-2 वीडियोस बनाने हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो इसलिए बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अब ये बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमाइनो एसिड ये 2 बार आ चुका है, इसको छोड़ दीजिएगा। हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड सोल्युबिलिटी। सबसे पहले प्रोटीन हो गया। अब ये प्रोटीन 3 तरीके का होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉन्जुगेटेड और एक होता है डिराइव्ड। जब ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे ना, ठीक है, तो आप यही स्ट्रक्चर बना दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉन्जुगेटेड, एक होता है डिराइव्ड। जो सिंपल प्रोटीन होता है उसके अंदर प्रोटीन के अलावा कोई दूसरे और ग्रुप वगैरह नहीं जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो वो सिंपल प्रोटीन होता है। उसके एग्जांपल्स क्या हैं, अब यहाँ पे 2 तरीके से और इसको फिर आगे और डिवाइड किया गया, ग्लोब्यूलर और फाइब्रस। ये जो ग्लोब्यूलर होता है ये जो होते हैं ना ये सोल्यूबल होते हैं, और जो फाइब्रस होते हैं ये इनसोल्यूबल होते हैं। इनके 1-2 एग्जांपल्स आप जरूर याद कर लीजिएगा, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें से कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया। उसके बाद आता है कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो होता है कि वो प्रोटीन जिनके साथ में कुछ ऐसे सब्सटेंस जुड़े हुए हों जो कि प्रोटीन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन उसके साथ में न्यूक्लिक एसिड जुड़ गया, प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया, चाहे कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट हो, तो ठीक है, तो इस तरीके से जब उसके अंदर कुछ और जुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। ठीक है, अब ये कॉन्जुगेटेड के 2-3 एग्जांपल्स आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, म्यूकोप्रोटीन हो गया, या जैसे कि लिपिड जुड़ गया तो लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन हो गया। अब ये जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड हैं, इन्हीं के फॉर्म को अगर चेंज कर दिया जाता है, इनकी शक्ल को अगर बदल दिया जाता है तो वो बनता है डिराइव्ड। ठीक है ना, और वो होता क्या है कि इनके जो बॉन्ड होते हैं उन्हीं बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो वो बन जाता है क्या, डिराइव्ड। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा कि जो सिंपल प्रोटीन है और जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, इनको किसी भी तरीके से इनके अंदर जब चेंजिंग की जाती है और इनके स्ट्रक्चर को बदला जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिराइव्ड हो जाता है। उसको बोलते हैं डीनेचरेशन करते हैं, डीनेचर करते हैं, तो इनके जो बॉन्ड है वो टूटते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, डिराइव्ड प्रोटीन बनता है। तो ये जो एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। अब इनके तो एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा, और ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो क्या कहते हैं सिंपल प्रोटीन में सिर्फ जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है वो सोल्यूबल होता है, यानी वाटर सोल्यूबल होता है। बाकी जो होते हैं वो सब वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है ना, बाकी जितने प्रोटीन है वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं।
अब एक टॉपिक है इसमें क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन, यानी अगर कोई हमारे पास कोई सैंपल है, कोई चीज है, उसको चेक करना है कि इसके अंदर प्रोटीन है कि नहीं है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं। और ये भी देखा जाता है कि उसका कितना कंसंट्रेशन है। तो उसके लिए एक एग्जांपल्स यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हमने ले रखे हैं। एक है निनहाइड्रीन टेस्ट। निनहाइड्रीन सॉल्यूशन है, उसको जब इसके अंदर मिलाया जाता है तो जो अमाइनो एसिड है या जो प्रोटीन है वो क्या करता है, ब्लू टू वायलेट कलर देता है, ठीक है ना। ब्लू और वायलेट से मिलता जुलता एक कलर आता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है या क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड मौजूद है। एक है ब्यूरेट टेस्ट। तो ब्यूरेट टेस्ट में क्या होता है, ब्यूरेट का जो सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट कॉपर सल्फेट के साथ में मिलाया जाता है और फिर अल्कलाइन मीडियम के अंदर जो हमारा सब्सटेंस है या हमारा जो सैंपल उसके अंदर डालते हैं। तो अगर पर्पल कलर आता है, ठीक है ना, अगर पर्पल कलर आता है इसका मतलब उसके अंदर क्या है, प्रोटीन मौजूद है। ऐसे क्या है, एक मिलन्स टेस्ट है। तो जो मिलोन टेस्ट है उसको प्रोटीन के साथ में जब मिलाते हैं तो फिर क्या होता है, एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, यानी एक पपड़ी सी जमती है जो कि व्हाइट कलर का होता है। तो अगर इस तरीके से व्हाइट कलर की पपड़ी जमती है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। और प्रोटीन वाले क्वेश्चन में एक टॉपिक और है, वो है बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स का बायोलॉजिकल रोल क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है इनका। तो प्रोटीन एज एंजाइम, ये हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम के तौर पे काम करते हैं। प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, तो उसमें एंजाइम कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो वो जो एंजाइम होते हैं उनका बहुत बड़ा पोर्शन समझिए प्रोटीन से ही मिलके बना रहता है और तकरीबन 2000 अलग अलग टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। ऐसे क्या प्रोटीन एज हार्मोन, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन हार्मोन के तौर पे भी काम करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया या इंसुलिन है, इंसुलिन भी क्या एक तरीके का प्रोटीन ही होता है। ऐसे क्या जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं उसको ट्रांसफर करने में भी प्रोटीन क्या है, काम करता है, ठीक है ना। एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है या जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करने में, या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में कौन काम करता है, प्रोटीन काम करता है। ऐसे क्या है इम्यून सिस्टम के तौर पे भी क्या है, प्रोटीन काम करता है, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन आता है तो वो भी क्या एक तरीके का प्रोटीन होता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा, एंटीबॉडीज होते हैं, तो वो भी क्या है एक तरीके से प्रोटीन होता है। ऐसे ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, दे ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन क्या है अलग अलग, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, तो ये प्रोटीन है। तो ये बहुत सारी चीजों को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ऐसे क्या कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा आपने, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो उसमें भी क्या है प्रोटीन काम करता है, जैसे कि एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया। तो ये लोग क्या है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में, ठीक। ऐसे क्या प्रोटीन एज ए रिसेप्टर काम करता है, बहुत सारे जो रिसेप्टर है तो उनमें ज्यादातर क्या है प्रोटीन ही होते हैं, ठीक। ऐसे क्या प्रोटीन एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल, और क्या है प्रोटीन जो हमारे लिए बॉडी का एक समझिए स्ट्रक्चर बनाता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है, जैसे कि हमारे हेयर्स हो गए, हमारे क्या कहते हैं नाखून हो गए, तो वो भी क्या है एक तरीके से प्रोटीन के ही बने होते हैं। ऐसे क्या होता है हमारी हड्डियां जो हैं जैसे कि कार्टिलेज हैं तो उसमें होता है कोलेजन, ठीक है। तो कोलेजन भी क्या एक तरीके का प्रोटीन होता है। ऐसे क्या है जो प्रोटीन होते हैं वो मेम्ब्रेन बनाने में भी काम करते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, तो जो मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर भी उसके फॉर्मेशन में भी प्रोटीन क्या है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, डिस्कस टाइप्स बायोलॉजिकल रोल्स एंड क्वालिटेटिव टेस्ट। ये एक क्वेश्चन है जो मुझे आगे ऐड करना है, ठीक है, वो मैं भूल गया हूं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं या तो मैंने ऐड कर दिया होगा या नहीं किया होगा, मैंने इसको पढ़ा रखा है, पीडीएफ के अंदर है, तो आप लोग उसको जाके जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक तो क्या है टीसीएस साइकिल या तो फिर ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना, ये 2 टॉपिक्स जरूर तैयार कर लीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल, ठीक। चलिए हम लोग पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अब ये बार बार आ रहा ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। ये क्या है मेन कंपोनेंट के तौर पे होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जिनके अंदर ये पाए जाते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक।
तो ये भी कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये भी क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन और क्या कहते हैं ऑक्सीजन के एटम्स पाए जाते हैं। और एक इसमें जो बात ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका जो रेशियो होता है वो 2:1 का रेशियो होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में होते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। जैसे कि H2O है, तो यहाँ पे H2O ये वाटर है, लेकिन तो यहाँ पे H2O हम लोग यहाँ वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ यह दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो इस रेशियो में ये क्या है, पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2ON, ठीक है ना। यानी C के बाद C का जो नंबर होगा वही उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे O का भी नंबर आएगा और उसी नंबर के हिसाब से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो H का भी नंबर आएगा। यानी अगर कार्बन 2 होगा तो हाइड्रोजन 4 होगा और ऑक्सीजन भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। तो ये इसका जनरल फार्मूला होता है। अब यहाँ पे पूछा है टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को मेनली 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि सिंगल शुगर के होते हैं, यानी उनको अगर और तोड़ा जाए और हाइड्रोलाइसिस कराया जाए तो उसमें ऐसा नहीं है कि 2 हमको ग्लूकोज, ऐसा नहीं है कि हमको 2 शुगर के मॉलिक्यूल मिले उसमें, ठीक है ना, एक ही शुगर का मॉलिक्यूल मिलेगा। उसका एग्जांपल जैसे कि ग्लूकोज है तो ये क्या मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज है ये भी मोनोसेकेराइड है, गैलेक्टोज है ये भी मोनोसेकेराइड है। ऐसा नहीं है कि इनको अगर हम लोग तोड़ें तो इसमें से हमको 2 ग्लूकोज मिलेंगे, नहीं, ये एक ही है, इसको और ज्यादा तोड़ा ही नहीं जा सकता है। मोनो का मतलब होता है एक और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। कभी पूछ लेता है का नंबर है क्वेश्चन। अब यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है ना, ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का और फ्रक्टोज का, तीनों का स्ट्रक्चर है, इसको बना लीजिएगा। इसको ओपन चेन या स्ट्रेट चेन या फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, एक ओपन वाला होगा उसी को हम लोग स्ट्रेट चेन भी बोलते हैं और फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, या और दूसरा होता है क्लोज्ड चेन या रिंग चेन या हैवर्थ प्रोजेक्शन। तो ये दोनों के स्ट्रक्चर बने हुए यहाँ पे, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं में से देता है ज्यादातर, मेरा मानना यह है, इसलिए इनका कम से कम आप याद कर लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बन जाएगा। और कैसे और इनको कैसे बनाते हैं ये अगर सीखना है तो जो मेरा क्या कहते हैं डिटेल वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं, तो वहां से आप इसको बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। अब दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, ठीक है ना। एक हो गया मोनोसेकेराइड, दूसरा हो गया ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, तो ओलिगोसेकेराइड्स आर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड। और यहाँ मोनोसेकेराइड की जगह पे आप सिंपल शुगर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ओलिगोसेकेराइड हैं ये 2 से लेके 10 तक के शुगर अगर आपस में जुड़ के बने हुए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। यानी 2 शुगर आपस में मिले हुए हैं या 3 शुगर आपस में मिले हुए हैं, 4 शुगर आपस में मिले हुए हैं, तो सब किसके अंदर आते हैं, ओलिगोसेकेराइड। या अगर 2 मिले हुए हैं उसको बोलते हैं डाइसेकेराइड, 3 मिले हुए हैं तो ट्राइसेकेराइड, 4 मिले हुए हैं तो टेट्रासेकेराइड। क्वेश्चन कभी पूछ लेता है डाइसेकेराइड के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में इसी के बारे में दे रखा है। तो डाइसेकेराइड क्या होता है, तो 2 अगर सिंपल शुगर आपस में एक साथ मिलकर बने हुए हैं, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट कि जिसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएं, उसको हम लोग तोड़ें तो उसमें से हमको 2 शुगर के मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइसेकेराइड, ठीक है। और ओलिगोसेकेराइड को भी ऐसे आप कह सकते हैं कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट कि उसको जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएं तो उसमें 2 से लेके 10 तक के यूनिट हमको मिल सकते हैं शुगर के, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। अब इसका एग्जांपल क्या है डाइसेकेराइड का, तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है। तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब 10 से ज्यादा यूनिट शुगर के एक साथ अगर जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जब उसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, उसको तोड़ते हैं तो उसमें 10 से ज्यादा के मॉलिक्यूल, तो उसमें 10 से ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। अब उनके एग्जांपल जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। अब इनका क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है, हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट किसका पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का। इसमें एक आता है फेलिंग्स टेस्ट, तो इसमें क्या करते हैं 1 से 2 ml लेते हैं हम लोग फेलिंग्स सॉल्यूशन का, इसका 2 होता है, एक होता है
ए और एक होता है बी। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी दोनों से 1 से 2 ml हम लोग लेते हैं और जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें से कुछ ड्रॉप्स लेते हैं या कुछ ml ले लेते हैं और उसके अंदर उसको हम लोग डाल देते हैं और कुछ मिनट के लिए उसको बॉईल करते हैं। ठीक है, कुछ मिनट के लिए उसको बॉईल करते हैं तो फिर हमको क्या है, एक येलोइश कलर अपीयर होकर नजर आता है। अगर इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर रेड्यूसिंग शुगर मौजूद है। और दूसरा टेस्ट है हमारा टॉलेंस टेस्ट। अब इसके बारे में अभी पीछे भी आपने पढ़ा प्रोटीन वाले में। ठीक है, तो इसके भी 2 से 3 ml लेते हैं। ठीक, तो जो क्या कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट है उसके भी 2 से 3 ml लेते हैं और 2-3 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का भी एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं और दोनों को मिला के फिर उसको वाटर बाथ पे 10 मिनट के लिए हम लोग गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं। तो फिर वहां पे एक शाइनिंग सिल्वर मिरर नजर आता है, यानी जैसे कि शीशा होता है, आईना होता है, उसी जैसा चमकता हुआ एक रंग हमको नजर आता है, एक लेयर सी बनी हुई नजर आती है। तो अगर ऐसा नजर आता है इसका मतलब क्या, इसके अंदर रेड्यूसिंग शुगर है, यानी ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। अब बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का बायोलॉजिकल रोल क्या है, तो दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज होते हैं। ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी के सोर्स हैं, स्रोत हैं। ऐसे दे आर यूज्ड एज डाइटरी फाइबर लाइक सेलुलोज, और ये डाइटरी फाइबर के तौर पे यूज होते हैं जैसे कि सेलुलोज हो गया। अब हर चीज को एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है यहाँ पे, चूंकि ये एग्जाम टाइम है अब, नहीं तो मैं एक एक वर्ड को क्या है एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूं। दे आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एंड स्वीटिंग एजेंट। ये फ्लेवरिंग और स्वीटिंग एजेंट के तौर पे यूज होते हैं। ऐसे दे आर स्टोर्ड इन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो फिर से ग्लूकोज बना लिया जाता है उनको। लीवर में सारे फंक्शन होते हैं और दूसरे मसल्स में भी होते हैं, लेकिन लीवर में फंक्शन ज्यादा होता है। ठीक, और फिर उसको ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पर यूज किया जाता है। दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रेन सेल, और ये हमारे ब्रेन सेल के क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। ठीक है, ऐसे क्या, दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डीएनए और आरएनए, और जो आरएनए और डीएनए बनता है उसके अंदर भी क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर। तो ये दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऐसे क्या, दे एक्ट एज एंटीकोगुलेंट इन द फॉर्म ऑफ हिपेरिन, और जो हिपेरिन होता है, जो एंटीकोगुलेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमने देता है, तो वो भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, एंड दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज, टेंडन एंड बोन्स, और हमारे जो हड्डियां हैं, जो हमारे टेंडन्स हैं, जो बोन्स हैं और जो बोन है, तो उसके अंदर भी क्या है, ये एक मेजर कंपोनेंट के तौर पे पाए जाते हैं। ऐसे क्या है, दे आर यूज्ड इन द क्लियरेंस टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इनुलिन। ये क्या कहते हैं, जो क्लियरेंस टेस्ट होता है तो उसके अंदर इनुलिन जो यूज होता है तो वो भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसे दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज, और हार्ट डिसीज को ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोसाइड। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंजाइम एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। ये कह रहे हैं कि वो बताइए कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स दैट कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल आर कॉल्ड एंजाइम। तो एंजाइम क्या होते हैं, तो ये भी एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं। ज्यादातर जो हिस्सा होता है एंजाइम का वो प्रोटीन से ही बना होता है, और ये एक तरीके से कैटेलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, यानी जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, आसान कर देते हैं, उसको उसके रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे अगर एंजाइम है तो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, तो वो एक तरीके से समझिए कैटेलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, यानी कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अभी सबस्ट्रेट क्या होता है, तो एंजाइम जिसके साथ में जाके काम करता है, आपने पढ़ा होगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम होता है उसके साथ में आके एक दूसरा सबस्ट्रेट जो उसके साथ में जो दूसरी चीज आके मिलती है। ठीक है, तो उस जो दूसरी चीज इसके आगे साथ में आके मिलती है उसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट।
तो उसका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना है ये भी इंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करता है। ऐसे ही कि उसका कंसंट्रेशन ऑफ इंजाइम का कंसंट्रेशन कम और ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से भी क्या है इंजाइम का एक्शन जो है वो अफेक्ट होता है। ऐसे ही टेम्परेचर भी इंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करता है। ऐसे ही पीएच का जो लेवल है, जिस मीडियम में इंजाइम काम कर रहा है वहाँ पे पीएच का क्या लेवल है तो ये भी अफेक्ट करता है। ऐसे अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं वो भी उसके फंक्शन को इफेक्ट करते हैं। ऐसे क्या कहते हैं इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर, बहुत सारे इंजाइम इनहिबिटर आते हैं तो वो भी क्या है इंजाइम के एक्शन को क्या करेंगे वो तो डिक्रीज कर देंगे। ऐसे ही बहुत सारे एक्टिवेटर आते हैं जो इंजाइम को एक्टिवेट करते हैं तो वो क्या करते हैं इंजाइम के एक्शन को बढ़ा देते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ये कैसे बढ़ाता है इसकी अगर आपको पूरी डिटेल देखनी है तो डिटेल वीडियो जाके देख लीजिएगा। सिर्फ इसको मैं हल्का हल्का समझा दूं आपको। जैसे कि एक सबस्ट्रेट हो गया, एक इंजाइम हो गया, ठीक। तो जब ये इंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड करता है तब इसका एक्शन शो करता है। तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास में 100 इंजाइम है, ठीक, और आपके पास में 50 सबस्ट्रेट थे जिनके साथ में इंजाइम काम कर रहा था। तो मान लीजिए तो वहां पे जो रेट होगा तो वो 50 इंजाइम काम कर रहे थे और 50 बचे हुए थे, ठीक। लेकिन आपने 50 सबस्ट्रेट और ऐड कर दिए तो अब जो इसका जो ग्राफ बनता है मान लीजिए इतना रेट पे चल रहा था तो वो ऊपर जाएगा ना, क्योंकि बहुत सारे इंजाइम अब काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे इंजाइम का भी क्या है एक्शन बढ़ता जाता है, लेकिन एक लेवल तक। मान लीजिए 100 इंजाइम है, 100 सबस्ट्रेट के साथ में उन्होंने बाइंड कर लिया तो वहां तक तो ऊपर ग्राफ बढ़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि अब जितने इंजाइम थे उतने सबस्ट्रेट हो गए तो अब वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या है बाद में, और आप अगर सबस्ट्रेट का और वो बढ़ाते जाते हैं तो इंजाइम का जो एक्शन है वो कम होता जाएगा धीरे धीरे। ऐसे क्या कहते हैं जो इंजाइम का कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 100 सबस्ट्रेट थे और 50 इंजाइम के साथ में काम कर रहे थे, तो आप सबस्ट्रेट को नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ इंजाइम को बढ़ा रहे हैं। तो शुरू में क्या होगा, इंजाइम का रेट बढ़ेगा, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो बढ़ेगा धीरे धीरे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन जब सारे इंजाइम जो हैं वो सारे सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड कर लेंगे, ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, तो अब वो जो एक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन नीचे आ जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर भी क्या करता है, और टेम्परेचर भी क्या है इंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में इंजाइम काम कर रहा है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो रेट ऑफ इंजाइम रिएक्शन भी क्या है, इंजाइम रेट ऑफ इंजाइम एक्शन भी बढ़ जाता है। इंजाइम का जो एक्शन है या जो क्या कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक लेवल तक। जैसे कि लेकिन एक लेवल तक, लेकिन जब 35 से 38 के बीच में जब तक रहेगा तब तक तो वो क्या है उसका लेवल बढ़ता रहेगा। लेकिन और ज्यादा अगर आप बढ़ाते हैं तो फिर क्या है इंजाइम भी डी नेचर हो सकता है, इसलिए कि प्रोटीन का बना हुआ है, तो फिर क्या होगा उसका एक्शन जो है वो रेट ऑफ एक्शन डाउन हो जाएगा। ऐसे ही पीएच लेवल भी क्या है अफेक्ट करता है। जो इंजाइम है ये नॉर्मली 6.4 से 7.5 का जो पीएच है इस लेवल में क्या है बहुत अच्छे से काम करते हैं, इनका रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा रहता है। लेकिन कुछ इंजाइम्स ऐसे हैं जो कि ऑप्टिमम पीएच लेवल में अच्छा काम करते हैं, यानी जितना ज़्यादा हाई एसिडिक लेवल रहेगा उतना ज़्यादा ही क्या है वो अच्छे से काम करते हैं, यानी पीएच लेवल कम होगा तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और कुछ इंजाइम ऐसे हैं जो कि हाई पीएच लेवल में काम करते हैं, यानी कि अल्कलाइन नेचर में वो अच्छे से काम कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इंजाइम है जो कि कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और ज़्यादा लंबी जब वीडियो होती है तो उसमें मुझे बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं, अपलोड करने में, एडिट करने में सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।